प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों के विषय में चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक बना, लेकिन वह शकों से डरता था। शक शासक ने उससे उसकी पत्नी का डोला मंगवाया। रामगुप्त इस बात के लिए तैयार हो गया। सम्राट रामगुप्त की कायरता तथा कापुरुषता से ध्रुवदेवी को बड़ा क्षोभ हुआ। उसने अपने देवर से सहायता मांगी और चंद्रगुप्त ने जब ध्रुवदेवी का आलिंगन करने की चेष्टा की तो चंद्रगुप्त ने उसका वध कर दिया। अपने सैनिकों की सहायता से शकों को गुप्त साम्राज्य से मार भगाया। तब ध्रुवदेवी ने अपने देवर के विरोचित गुणों का सम्मान करते हुए साम्राज्य के लिए उसका मूल्य आवश्यकता समझते हुए चंद्रगुप्त से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की रानी दत्त देवी का पुत्र था। वह बड़ा ही वीर तथा पराक्रमी राजकुमार था। राजा बनने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्थायी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए चंद्रगुप्त ने राजनीतिक रूप से शक्ति संपन्न राजकन्याओं से वैवाहिक संबंध स्थापित करने की नीति का अनुसरण किया। उसने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह करके उसे अपनी राज्य की साम्राज्ञी बनाया। नागवंश के साथ वैमनस्य समाप्त करने के लिए उसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। चंद्रगुप्त तथा महारानी कुबेर नागा के विवाह से प्रभावती नामक राजकन्या उत्पन्न हुई। यह जब राजकन्या बड़ी हुई तो चंद्रगुप्त ने उसका विवाह विदर्भ के वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने पुत्र का विवाह महाराष्ट्र प्रांत में स्थित कुंतल राज्य के प्रभावशाली राजा काकुत्स्थवर्मन की कन्या के साथ किया। इस विवाह का भी बड़ा महत्व था। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों के अंतर्गत सबसे पहले उसने गणराज्यों का विनाश किया। गुप्त साम्राज्य के पश्चिमोत्तर में गणराज्यों की पतली पंक्ति विद्यमान थी। समुद्रगुप्त ने राज्यों पर प्रभाव स्थापित कर लिया था। समुद्र के बाद ये राज्य पुनः स्वतंत्र होने का प्रयास करने लगे। चंद्रगुप्त ने उदयगिरी से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि इन गणराज्यों पर आक्रमण करके अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उसने शक क्षत्रपों का अंत किया, जो कि मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र में शासन कर रहे थे। उसने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त कर उसका वध कर दिया और उसके राज्य को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने चांदी की मुद्राएं चलवाई। इससे पूर्व गुप्त सम्राटों ने केवल स्वर्ण मुद्राएं चलवाई थीं। पूर्वी प्रदेश पर विजय के अंतर्गत चंद्रगुप्त ने महरौली के स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि उन्हें परास्त करके यश प्राप्त किया था। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कुषाणों के वंशज अब भी शासन कर रहे थे। महरौली के स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने सिंध की 60 नदियों को पार करके वाहलिकों को परास्त किया और पंजाब तथा सीमांत प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर वाहलिकों को काबुल के उस पार भगा दिया। इन समस्त विजयों के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। महरौली के स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि रामगुप्त के शासन काल में दक्षिण भारत के राज्यों ने गुप्त साम्राज्य की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था, परंतु चंद्रगुप्त ने अपने पराक्रम तथा प्रताप के बल से पुनः दक्षिण भारत के राज्यों में गुप्त साम्राज्य की सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन प्रबंध के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। चंद्रगुप्त के शासन काल में सम्राट राज्य का प्रधान था। वो अपनी राजधानी से ही संपूर्ण राज्य के शासन पर नियंत्रण रखता था। वह सेना और न्याय विभाग का भी प्रधान था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। वह सेना, शासन, न्याय तीनों शक्तियों का केंद्र बिंदु था। सम्राट को परामर्श देने तथा शासन में सहायता पहुंचाने के लिए जो मंत्री नियुक्त किए जाते थे, सेना तथा शासन के अधिकारियों में कोई अंतर नहीं था। ये लोग अमंत्रित, जो चंद्रगुप्त का प्रधान परामर्शदाता मंत्रण कहलाता था, वह संधि विग्रहिक, संधि तथा विग्रह युद्ध आदि विषयों को देखने के लिए संधि विग्रहिक होता था। अक्षपटल अधिकृत, एक मंत्री राजपत्रों को रखता था, उसे अक्षपटल अधिकृत कहते थे। तीसरा, शासन के विभिन्न इकाइयों के अंतर्गत संपूर्ण साम्राज्य कई जिलों में प्रत्येक जिला कई ग्रामों में विभक्त था। प्रांतीय शासन के अंतर्गत प्रत्येक प्रांत देश अथवा भुक्ति कहलाता था। देश का शासक गोत्री और भुक्ति का उपरिक कहलाता था। कुछ प्रांतों के शासक राजकुमार हुआ करते थे। प्रत्येक प्रांत कई जिलों में विभक्त रहता था। ये प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे। इनका शासक विषयपति कहलाता था। प्रत्येक विषय कई ग्रामों में विभक्त रहता था। गांव का शासक ग्रामिक अथवा भोजक कहलाता था।
भोजक की सहायता के लिए ग्राम वृद्धों की पंचायतें हुआ करती थी। चंद्रगुप्त उदार दयालु शासक था। उसका दंड विधान कठोर नहीं था, दंड अपराध की गुरुता के अनुसार दिया जाता था। अंग भंग करने का दंड प्रायः नहीं दिया जाता था, केवल राजद्रोहियों का दाहिना हाथ काट दिया जाता था, किसी को भी प्राण दंड नहीं दिया जाता था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में बाहर आंतरिक व्यापार की काफ़ी उन्नति हुई और बंगाल से सूती तथा रेशमी वस्त्र, बिहार से नील, हिमालय प्रदेश से अंगराग, दक्षिण भारत से कपूर, चंदन, मसाले पश्चिमी समुद्र तट पर लाए जाते थे, रोम को भेजे जाते थे, जहाँ से बहुत सा सोना प्रतिवर्ष भारत आता था। मुद्राओं के अंतर्गत साधारण व्यापार में कौड़ी का प्रयोग किया जाता था, परंतु बड़े बड़े व्यापारों में धातु मुद्राओं का प्रयोग होता था। चंद्रगुप्त ने 3 प्रकार की मुद्राएं चलाई थीं। उत्तर भारत में सोने तथा तांबे की मुद्राएं, परंतु गुजरात तथा काठियावाड़ में चांदी की मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। चंद्रगुप्त भागवत धर्म का अनुयायी परम वैष्णव था, परंतु अन्य संप्रदायों के साथ सहिष्णु था। चंद्रगुप्त का सेनापति बौद्ध तथा उसका एक मंत्री वैश्य था। चंद्रगुप्त बड़ा ही उदार और दानी था। वह अनाथों और दीन दुखियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने दान का एक अलग विभाग खोल दिया, उसके प्रबंध के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त कर दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसका बचपन का नाम कुंड था। जब वह 10 वर्ष का था, उसके पिता का निधन हो गया, इसलिए कुंड के पालन पोषण का भार उसके चाचा पर पड़ा। उसने बौद्ध भिक्षु बनने का निर्णय ले लिया। फाहियान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फाहियान 2 शब्दों से मिलकर बना है, फा और ह्यान। चीनी भाषा में फा का अर्थ है धर्म और ह्यान का अर्थ है आचार्य। उसने बौद्ध ग्रंथों त्रिपिटक, विनय पिटक का अध्ययन किया। उसे ग्रंथ अधूरे और क्रमहीन प्रतीत हुए। उनकी प्रामाणिक प्रतियां प्राप्त करने के लिए उसने भारत आने बुद्ध की जन्मभूमि को देखने का निश्चय किया। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फाहियान के वर्णन के विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।